दीपिका देशपांडे लिखती हैं, प्रणाम गुरुजी, विवाह में कन्यादान ही क्यों होता है, बेटा दान या पुत्र दान क्यों नहीं? उससे ही अपना घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, बेटे को नहीं। क्या ये भी पुरुष प्रधान संस्कृति की साजिश है? कृपया कुछ कहें। दीपिका जी, तमाम बातें तो ऑब्सलीट हो जाती हैं समय के साथ, लेकिन लोग उनको घसीटते रहते हैं, तो इन बातों को हमें समझ लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो कन्यादान शब्द लिखा है, ये यूँ तो अप्रासंगिक ही है। दान क्या, कोई वस्तु तो है नहीं कि उसका दान किया जाए, लेकिन लोग जब इसका उपयोग करते हैं तो आजकल के समय में भी पढ़े लिखे लोग भी तो वस्तुतः वो बस उसको एक काम चलाऊ ढंग से उपयोग करते, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो अपनी बेटियों को, कन्याओं को बहुत प्यार करते हैं, उनको बिल्कुल बराबर के दर्जे से ही समझते हैं, कोई अंतर नहीं होता। वो भी विवाह की बात आएगी तो कन्यादान शब्द ले आएंगे, तो उनके दिमाग में कहीं नहीं होता कन्यादान में हमको दान वाली बात करें। तो कुछ लोग ऐसे बस कंडीशन्ड वे में जीते हैं, लेकिन ये शब्द तो अच्छा नहीं ही है। दान वान क्या, मतलब किस चीज़, दान तो किसी चीज़ का ही किया जाता है। और विवाह में इसीलिए हमको उसको रिफॉर्म करना चाहिए। पहले की परंपरा में कुछ चीज़ें गलत और कुछ चीज़ें अच्छी, तो हमको रिफॉर्म करना चाहिए। कन्यादान शब्द ही गलत नहीं है, जब विदाई करी जाती है वो भी गलत है। विदाई क्या, विदाई पहले के वक्त में इसलिए होती थी, और आज भी हम करते हैं विदाई समारोह, विदाई और फंक्शन भी उसी हिसाब से रखे जाते हैं। लोग बड़े बड़े आयोजन लोग कर डालते हैं उसमें। पहले कॉन्सेप्ट जो था, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात लिखी, उसमें ये था कि विदाई सचमुच में हो ही रही फुल एंड फाइनल, तो लोग परेशान भी होते थे, दुखी भी होते थे। अब फुल एंड फाइनल अंतिम विदाई हो जा रही, अब इस घर से इसका रिश्ता नाता खत्म। आज के आधुनिक समय में ये अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हम एक नए रिश्ते में उसको भेज रहे हैं, लेकिन हम उसको फुल एंड फाइनल विदा थोड़ी कर दे रहे हैं। उसका घर है, जब चाहे आए जाए। कानून भी बदल गया, पहले कानून ऐसा नहीं था। अब तो कानून, लॉ भी बेटे बेटी दोनों को बराबर का अधिकार संपत्ति में भी देता है। पहले तो था कि वो गई तो संपत्ति से भी गई, सब चीज़ से गई, खत्म। अब जहाँ गई है, कहते थे ना, जहाँ से डोली उसकी गई है वहीं से उसकी अर्थी निकलेगी, ये वाला। तो वो पुराना कंसेप्ट अभी तक हम लेके चले आ रहे हैं। तो एक्चुअल में विदाई जैसा कोई समारोह होना ही नहीं चाहिए। भाई जैसे हम घर में आते हैं, उठते चले जाते हैं, वैसे ही शादी हुई, उठे चले गए। अब जाने में विदा शब्द तो है, हम सामान्य रूप से मिलते हैं तब भी हम विदा ही लेते हैं किसी से, तो उसका केवल भाषा कोश वाला डिक्शनरी मीनिंग ही होनी चाहिए, लेकिन वो एक आयोजन की तरह नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात, ये तो दोनों शब्द गलत हैं। तो अब ये पुत्रदान वाली बात इसलिए मैं उसको हटा रहा हूँ, क्योंकि ये एक मूर्खता में दूसरी मूर्खता जोड़ें। हम सोचें कि नहीं नहीं, अब ऐसा होता रहा है तो अब अगली बार हम पुत्रदान करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फेमिनिज्म का जो बहुत सारा मसला है ना, जो बहुत फेमिनिस्ट आंदोलन चलते हैं, वो भी एक मूर्खता को हटा के दूसरी मूर्खता को लाने का काम। तो ऐसे फेमिनिस्ट आंदोलन में भी पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, जो जायज़ बातें हैं उनको देखा जाए, जायज़ बातों के साथ चला जाए, वो उचित है। अब दूसरी बात जो लिखी है कि जो स्त्री है उसे ही अपना घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, बेटे को क्यों नहीं? ये पुरुष प्रधान संस्कृति की साजिश, यहाँ पर बात भिन्न है। यहाँ पर ये साजिश नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों ने स्त्री के मन को समझा, जाना, उन्होंने ही शायद ये प्रयोग डाला होगा। अब ये हजारों साल में चीज़ बनती है। हो सकता है पहले ट्रायल एंड एरर में कुछ और भी चीज़ें रही हों, इधर का उधर का, इधर जाते रहे हों। स्त्री का इसमें सम्मान है। अपने घर छोड़कर दूसरे घर जाने में स्त्री के ऊपर कोई अत्याचार या साजिश नहीं है।
इसमें स्त्री की गरिमा का स्वीकार है, क्योंकि ये उसकी क्षमता है कि वो एक जगह से अपरूट होकर दूसरी जगह रूटेड हो सकती है। उसके अंदर का जो ठहराव है, अब देखिए पहले तो कम उम्र में शादियां होती थी, आज भी अगर हम उम्र देखें तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी एक लड़की, एक युवा लड़की जो एक घर परिवार में पूरी बड़ी, अचानक वो दूसरी जगह जाती है, ये बात पुरुष के मन के साथ शायद बहुत फिट नहीं बैठती। वो विचलित रहते, बेचैन रहते और भाग भाग के चले आते। स्त्री नहीं भाग कर जाती। तो ये उसके मन का जो ठहराव है उस पर ही आधारित व्यवस्था है। तो यहाँ पर कोई षड्यंत्र मैं नहीं देखता, यहाँ पर उसका गरिमापूर्ण सम्मान ही देखता हूँ। और ये बड़ा नेचर का एक वे है, इसको समझना चाहिए। ये प्रकृति का ही ढंग है जो स्त्री को उसने ऐसे ठहराव में रखा हुआ है, पुरुष को नहीं रखा हुआ। वो एक बेचैन आत्मा है। अगर पुरुषों के ऊपर छोड़ दिया जाता पूरी तरह से तो कोई परिवार नहीं बनता, वो आज भी नहीं बनेगा, यकीन मानिए। वो यायावर है, भटकने वाला है, भटकता रहेगा। तो परिवारों को बनने के जो आधार हैं उसमें स्त्री मन और स्त्री शरीर की भूमिका भी आई। तो ये इसलिए ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे करके विकसित हुई। ये स्त्री की जो सशक्त उपस्थिति है उसका परिचायक है। तो यहाँ पर पैट्रियार्कल कंस्पिरेसी नहीं है, ये ट्रायल एंड एरर के बाद निकली हुई एक व्यवस्था है। बाकी नए समय में लोग अपने नए ढंग से तमाम नई चीज़ों का प्रयोग करते रह सकते हैं। संबंध और परिवार में वास्तविकता यही है कि स्त्री पुरुष के मन और उनकी जो भिन्नता है उनके आधार पर ही बहुत सारी व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। और स्त्री पुरुष की भिन्नता उनकी सेक्सुअलिटी को समझकर ही समझी जा सकती, ये भी बात ध्यान रखें। उनकी जो स्टेबिलिटी और उनकी जो एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें पुरुष और स्त्री शरीर मन की सेक्सुअलिटी को समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो दो फंडामेंटल सेल्स हैं वो उस जो सेक्सुअल प्रोसेस है वहीं से आती हैं। तो छोटा सा एक प्रोसेस इसमें देखिए समझें, और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, छोटा सा तो समझ में आएगा कि स्त्री क्यों दूसरी जगह जाकर भी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है और पुरुष क्यों नहीं हो पाता दूसरी जगह जाकर भी स्टेबल, या नहीं हो सकता। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसमें क्या प्रक्रिया है? पुरुष की तरफ से जो उसकी वो सेल है आती, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, लाखों की संख्या में। स्त्री की तरफ से केवल एक एग आता है। और इसका साइंस समझें, साइंस बड़ी रोचक है। मैं इसको जब देख रहा था तो मुझे लगा लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कितनी रोचक साइंस है। अब क्या होता है कि नेचर को पहले देखें। नेचर तो चाह रही थी कि भाई उसका जो ये रिप्रोडक्शन है वो आगे बढ़े, तो उसने ये सारा मसला रचा। लेकिन जैसे ही किसी भी ओवरी में स्त्री का एग फॉर्म होता है तो उसके अंदर उसकी जो यूटेरस है उसमें एक डेलिकेट लाइनिंग डेवलप कर देती है नेचर। एक ये चीज़ समझिए, नेचर का सब इंतजाम शुरू हो गया। अब जब सेक्सुअल एक्ट में जो स्पर्म की रेस होती है वो वही सारे संबंधों का आधार है। तो वो सारे जो सेल्स हैं उनकी एक पूंछ है और वो सब बेचैनी में भाग रहे हैं। बेचैनी में फर्स्ट स्टेज जो होती है वो स्त्री की जो वो बॉडी है वो कोऑपरेट करती है आगे बढ़ने में। सेकंड, जब उसकी बॉडी कोऑपरेट करने से रुकती है तब वो सेल अपने को एक्टिवेट करती है और आगे बढ़ती है। और वो
सेल यानी कि वो स्पर्म वो आगे जा नहीं सकता जब तक उसको रास्ता न दिखाया जाए। रास्ता कैसे दिखाया जाता है? जो एग धीरे धीरे नीचे की तरफ गया हुआ होता है, जा रहा होता है, तो बहुत, जिसको बहुत थ्रेड्स कहते हैं। अब ये अभी बहुत श्योरिटी से रिसर्चेस में चीज़ नहीं आई, लेकिन वो बहुत डेलिकेट से थ्रेड्स हैं जो उसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। और वहीं पर वो एग अपने अंदर से एक केमिकल स्टॉर्म, एक रासायनिक जिसको कहें एक स्टॉर्म यानी तूफान सा उसके अंदर से पैदा होता है, एक वेव पैदा होती है। उस केमिकल स्टॉर्म के चलते हुए ही जो बेस्ट हेल्दी वो सेल होती है वो अट्रैक्ट होती है, उसको रास्ता दिखता है, वो उस तरफ जाती है, उस तरफ खींचती है। यानी कि स्त्री पुरुष संबंध में यहाँ पर क्या चीज़ हुई कि जो पुरुष को लग रहा है कि वो स्त्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अननोइंगली नेचर ने स्त्री के शरीर के भीतर से ही कुछ ऐसी तरंग पैदा की होती है जो उसको अट्रैक्ट करती है, और उसको लग रहा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन वो जो केमिकल स्टॉर्म था उसने उसको पुल किया। तो ये एक सेल और पूरा ह्यूमन बॉडी माइंड, दोनों का पूरा रिलेशन एक ही जैसा है। अब होता क्या है कि उससे जब रास्ता मिलता है और वो एक सेल एक एग में जिस समय फ्यूज्ड होती है, उसी के साथ वो एक सील हो जाता है। अब बाकी जो हैं वह तो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं वो सारे स्पर्म, और वो सील हो गया, एक गया अंदर, उसकी पूंछ बाहर रह गई, टेल जो है, और सब मुद्दा ख़त्म। ये जो सील हो जाना है यही एक घर का निर्माण भी है, यानी कि उस नए गर्भ का निर्माण भी ऐसे ही बनेगा, एक नए घर का निर्माण भी ऐसे ही बनेगा। जब स्त्री कहीं आई तो एक व्यवस्था सील हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, अब और कुछ वहाँ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन पुरुष के जो मैकेनिज्म था वहाँ तो वो हाथ पैर मारे चला जा रहा है, वो भागे चला जा रहा है, दौड़े चला जा रहा है, लेकिन स्त्री के उस एक में जो पॉसिबिलिटी है वही पॉसिबिलिटी साइकोलॉजिकली एक घर का निर्माण करती। तो जो एक कंसीव्ड एक का निर्माण है वही एक घर का निर्माण है। वहाँ पर वो सारा मसला, वो केमिकल हार्मोनल जो कुछ है वो सब चल रहा होता है। तो आपस के संबंधों में भी यही सब चल रहा है। ये बात आज तो विज्ञान के तौर से समझी जा रही है, लेकिन लंबे अनुभवों से लोगों ने देखा होगा कि ये क्षमता स्त्री के अंदर ही है, एक घर का निर्माण, एक स्टेबिलिटी को लाना। पुरुष के अंदर वो बेचैनी है, तो वो बेचैनी संबंधों में भी रहती है। उसके भावनात्मक रूप से आघात मिलने की जो स्थितियां हैं, मनोवैज्ञानिक शोध ये बताते हैं, वो पुरुष उसके शिकार ज़्यादा होते हैं, स्त्रियां कम होती हैं। देखने में ऊपर से लोगों को लगता है कि बहुत संवेदनशील हैं, बहुत भावुक हैं, बड़ी जल्दी उनका दिल टूटता है, उन्हें कुछ नहीं जल्दी टूटता, दे आर वेरी स्टेबल। लेकिन वो एक समाज ऐसे उनसे अपेक्षा करता है, तो वो एक्टिंग भी ऐसी ही करती हैं जैसे उनको बहुत धक्का लगा, लेकिन कोई धक्का नहीं लगता। अफेयर्स टूटे, स्त्री बहुत जल्दी सरवाइव कर जाती, पुरुष जूझता रहता है, उसकी वही स्पर्म वाली रेस चल रही है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। स्त्री स्टेबल, धक्का वक्का नहीं लगता, वो दिखाए ज़्यादा लेकिन उसको लगता नहीं उतना। एक स्पाउस की डेथ हो जाए, सारी रिसर्चेज बताती हैं जो मेल स्पाउस है, जो पुरुष है, उसको स्टेबल होने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। स्त्री आसानी से कर सकती है, ना कर पाए तो उसी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत आसानी से कर सकती है, बहुत आसानी से उस स्टेबिलिटी में वो जा सकती है। तो नेचुरली इस ढंग से उसको एक बड़ा ही सशक्त ढंग से रचा गया, उसके चारों तरफ ही वो सब रिवॉल्व हो रहा है, संबंध भी चारों तरफ ऐसे ही रिवॉल्व हो रहे हैं। अब ये जैसे एग और स्पर्म का अट्रैक्शन बताया था, तो अब नई रिसर्च देखिए, नई क्या पुरानी हो गई, वो रिसर्च ये भी बताती है, एक स्त्री जा रही है, मान लीजिए सड़क पर एक लड़की जा रही है, और एक कोई पुरुष है, अचानक उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है अरे तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है।
अब ये जो साहब हैं इनको लगता है कि ये तो हम अट्रैक्ट हो गए, हमने देखा और हमको अच्छा लगा। इसी गलतफहमी और मूर्खता में पड़ के कितने लोग उलझे रहते हैं और स्त्रियां खामोश रहती हैं, उलझने देती हैं वो। स्टडी ये कहती है कि यहाँ पर भी वही नेचुरल हिप्नोसिस का और रिप्रोडक्शन की जो ग्राउंड है वही काम करती है। स्त्री शरीर उस बॉडी माइंड को रिकॉग्नाइज कर लेती है जो पोटेंशियल होता है, उसके कंपैटिबिलिटी में पोटेंशियल होता है, और जब वो रिकॉग्नाइज करती है उसकी बॉडी माइंड, तो उसकी बॉडी से भी कुछ ऐसे स्टॉर्म पैदा होते हैं, जैसे सोलर स्टॉर्म होते हैं, इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बॉडी में तो केमिकल ही होगा वो स्टॉर्म, जो उस पुरुष बॉडी माइंड से टकरा कर उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको लगा कि मैं अट्रैक्ट हुआ, लेकिन बेसिकली अट्रैक्शन का स्टॉर्म कहीं और से आ गया, तो सेंटर में तो स्त्री ही हो गई। ये बहुत झमेले का विषय है भारतीय दर्शन में, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने स्त्री शक्ति को केंद्र में रख दिया। वो समझ गए थे कि यही सारा चारों तरफ मामला घूम रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ही विवाह में स्त्री के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी गई, ज़्यादा बड़ी, क्योंकि उसके अंदर वो ठहराव और वो रहस्य ज़्यादा गहरा है।